गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके व्याकरण का भाग अपठित गद्यांश आप बहुत बार कर चुके हो। हर क्लास में आपका अपठित गद्यांश का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। छोटी कक्षाओं में हम छोटा अपठित गद्यांश डालते हैं, परंतु जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है वैसे वैसे विषय वस्तु का विस्तार भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश अ मतलब नहीं, पठित पठ पढ़ा हुआ। अपठित में इत प्रत्यय जुड़ा है, जो पढ़ा लिखा न हो, अर्थात जो पाठ, जो पैराग्राफ, जो पद्यांश जो गद्यांश हमने पहले ना पढ़ा हो। ये गद्यांश हमेशा निबंध में से, जीवनी में से, संस्मरण में से, रिपोर्ट में से लिए जाते हैं। गद्य साहित्य की दो विद्याएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य में क्या होता है? निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ट आदि होता है। और पद्य क्या होता है? कविताओं का भाग, कविताएं, दोहा, चौपाई, छंद। आज हम इस कक्षा में केवल अपठित गद्यांश करना सीखेंगे। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का एक अंश होता है, जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पुस्तकें होती हैं उनसे नहीं पूछा जाता। ये कहीं से भी लिया जा सकता है। वो उसकी भाषा उसकी पाठ्य पुस्तकों जैसी ही रहती है। प्रायः छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है। कई बार बच्चों को लगता है कि एक प्रश्न का ये उत्तर भी हो सकता है, ये भी नहीं। जब बेटा आपको ऐसा लगे तो उसको 2 बार पढ़कर देख लिया करो। हमें तब लगता है ऐसा जब हम अपने गद्यांश को करने के लिए अभ्यास नहीं करते। यदि आप अभ्यास करोगे, अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण की जो आपको लगवाई हुई है उसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप पेंसिल के साथ उनमें ट्राई करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। और अभ्यास करने से भाषा का कौशल बढ़ता है। अभ्यास करने के फायदे देखो, भाषा ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों और मुहावरों की जानकारी होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, भाषिक कौशल योग्यता बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ और अनेक अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। इसमें मैंने पॉइंट बना के आपको बताया भी इसके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 5, गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है, अर्थात योग्यता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। नंबर 6, भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है। अब देखो बेटा, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कभी भी आपको अपठित गद्यांश करना हो तो बेटा पहले गद्यांश बाद में पढ़ा करो, पहले प्रश्न पढ़ा करो। जब हम प्रश्न पहले पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो हाथ में पेंसिल रखा करो, और यदि आपको किसी प्रश्न का लगे कि ये प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है तो वहां थोड़ा सा टिक कर लो पेंसिल के साथ। पेन के साथ मत करना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तो आप पेन से करोगे तो कई बार एग्जामिनर को गलतफहमी हो जाती है किसने नकल लगाई है। तो बेटा आपने क्या करना है, पेंसिल से टिक कर लो और उसके बाद इरेज कर दो। हाथ इरेजर तो लेकर जाते ही हो ना आप, तो ऐसे करना। हमेशा अपठित गद्यांश करते हुए पहले प्रश्न पढ़ो, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, तो आपके जल्दी हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा। अब मैंने बताया अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए कि पूरा गद्यांश में क्या बताया गया।
दूसरा पॉइंट है, पहली बार में समझ ना आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनता पूर्वक पढ़ना चाहिए, अर्थात ध्यान से पढ़ना चाहिए। तीसरा, गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए कि इस गद्यांश में क्या दिया गया। चौथा, यदि कुछ शब्दों के अर्थ समझ नहीं आते तो उनके अर्थ गद्यांश से मिलाने का प्रयास करना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग अर्थ आना चाहिए। नंबर 5, अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। कई बार पेपर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें व्याकरण के प्रश्न भी होते हैं। कई बार संज्ञा पूछ ली, सर्वनाम पूछ लिया, विशेषण, कई बार उपसर्ग प्रत्यय, कई बार मुहावरा। तो बेटा आपको व्याकरण की दृष्टि से भी शब्दों का पता होना चाहिए। नंबर 7, अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में से खोजने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 8, शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है तो कम से कम शब्दों में होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जब हम शीर्षक लिखने के लिए देते हैं तो वो पूरा एक लाइन उठाकर पूरी लाइन को बनाकर लिखते हैं वाक्य के रूप में। जैसे पाठ का नाम हम जब पढ़ते हैं तो पाठ का नाम एक शब्दों में या दो में, कभी वाक्य में शीर्षक नहीं लिखना चाहिए। नंबर 9, प्रतीकात्मक शब्दों, रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 10, मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। तो बेटा आपको अपठित गद्यांश में दो प्रकार से मल्टीपल चॉइस के रूप में भी प्रश्न आ जाते हैं कई बार, और कई बार प्रश्न दिए होते हैं और आपने प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज कक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर बताए हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही आए थे। और यदि वैसे भी पूछ जाए तो बेटा आप इसमें से ध्यान से देखो और लिख दो। जितना पूछा गया उत्तर उतना ही देना चाहिए। अपठित गद्यांश, मैंने एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया है। अब पैराग्राफ के देखो बेटा, मैंने 5 प्रश्न भी दिए हैं। प्रश्न 1, कमजोर और कायर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। फिर आगे देखो क्वेश्चन 2, क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बन सकती है? प्रश्न नंबर 3, शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? नंबर 4, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है? नंबर 5, गरिमा का विशेषण बनाइए। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि व्याकरण का प्रश्न भी हम डाल देते हैं कई बार। अब इसमें देखो, अब गद्यांश पढ़ेंगे। जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो वह उपहास की बात हो जाती है। देखो बेटा, यहाँ आपने कोई प्रश्न का उत्तर मिला? यहाँ आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही आ गया। कायर और कमजोर व्यक्ति जब क्षमा की बात करता है तो क्या बात आती है? उपहास की बात। यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो फिर यहाँ क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाता है। यहाँ प्रश्न एक और आया था जिसका उत्तर है ये। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। बच्चों का काम क्या है? भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है, मर्यादा बढ़ती है। ये भी बेटा एक प्रश्न का उत्तर प्रश्न था ना। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है?
जब वे बच्चों की भूलों को क्षमा कर देते हैं। देखो कितना आसान तरीका था। हमेशा बेटा पहले प्रश्न पढ़ो और फिर बाद में गद्यांश पढ़ो। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, तो इससे आपको जल्दी होगा, इससे उनको सभी का परिचय मिलता है। लेकिन यदि बच्चों को उनकी किसी प्रकार की छोटी मोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डांटा फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते। क्या बताया कि शिक्षक को बच्चों को क्षमा कर देना चाहिए, तभी वह महान बनता है। छोटी छोटी बातों पर डांटेंगे, फटकारेंगे तो वह महान नहीं बनेंगे। ऐसा करना हमारी ही भूल होगी। यह हमारी कौन सी महानता होगी कि किसी ने कुछ भूल कर दी, हमने उसके बदले उसे 2 हाथ लगा दिए। मनुष्य के समान कोई दूसरा आत्मघाती जीव इस संसार में खोजना मुश्किल है। इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक अपना ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपना ही नुकसान करने के पीछे पड़ा रहता है। ये भी एक प्रश्न था ना, कौन सा था? प्रश्न नंबर 4 कि मनुष्य के समान दूसरा आत्मघाती जीव खोजना मुश्किल क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि वह अपना नुकसान खुद ही करता है। इसके सिवा संसार में ऐसा कोई और दूसरा जीव नहीं है जो अपना नुकसान करने की ताकत में लगा रहता है। हम जो भूल करते चले आ रहे हैं, उससे हमारे ही जीवन शरीर का क्षय होता है। क्षय का मतलब नुकसान। हमारा शरीर टूटता है, विकृत होता है, फिर हम गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताई? मनुष्य के बारे में बताया कि कायर व्यक्ति कौन है, बलवान कौन है, शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक कैसे महान बन सकता है। तो अब हमारे 5 प्रश्न हमने 5 साथ इसके उत्तर हमें मिल चुके हैं। फिर भी देखेंगे कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है। कौन सा कार्य? दूसरों को उपहास करना, दूसरों की सेवा करना, किसी को क्षमा करना, डट कर मुकाबला करना, किसी को क्षमा करना, ये बताया ना। अगला, क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? कब? जब हम किसी को क्षमा करते हैं। बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना। जब हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, जब हम पूरी तरह कमजोर होते हैं। बेटा दूसरी लाइन आई थी ना पैराग्राफ में, कौन सी बात? बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना। जो बलवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, तो वह जीवन का अलंकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक की गरिमा मर्यादा कब बढ़ सकती है? कब बढ़ सकती है? जब वह शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है। आया था ना ये भी बात। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वह हमेशा अपना नुकसान करने में तत्पर रहता है। वह दूसरों का नहीं करता, अपना नुकसान खुद करता है। प्रश्न नंबर 5, गरिमा का विशेषण बनाइए। विशेषण बनाने आते हैं ना, जैसे भारत, भारतीय, हरा, हरियाली, राष्ट्र, राष्ट्रीय, जो, जैसा। ये क्या था? झगड़ा, झगड़ालू। आपने बहुत सी कक्षाओं 6, 7, 8, 5th, 4th क्लास से आप विशेषण बनाओ। विशेषण का पाठ पढ़ते आई हो ना, जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए,
उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? गरिमा, गौरव, लघिमा, गुरु, गरिमामय, गरिमा बाला। कौन सा उत्तर है इसका? गुरु और गरिमामय। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनना और सब प्रश्नों के उत्तर आप कर लेना। और आप अपनी आपकी जो ग्रामर की पुस्तक लगी हुई है उसमें बेटा बहुत सारे अपठित गद्यांश दिए गए, तो आप उसे ट्राई करेंगे। ट्राई करने से अभी मैंने बताया